प्रिय विद्यार्थियों, प्रमुख प्रशासनिक विचारकों में आज हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा दी थी। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका जन्म 20 मार्च 1856 को अमेरिका में हुआ। टेलर ने अपने कैरियर का आरंभ मिडवेल स्टील कंपनी से सन 1878 में एक श्रमिक के रूप में किया। मिट्टी के तेल की रोशनी में बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के कारण उनकी आंखें खराब हो गईं, इसलिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास करने पर भी अध्ययन जारी नहीं रख पाए। इससे पहले 1874 से 4 साल तक उन्होंने बिना वेतन एंटरप्राइजेज हाइड्रोलिक वर्क्स में काम किया। सायंकालीन अध्ययन से इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की और कठिन परिश्रम से मात्र 6 वर्ष में श्रमिक के पद से पदोन्नति प्राप्त करते हुए क्रमशः समयलिपिक, मिस्त्री गैंग के मुखिया, मास्टर मैकेनिक, मुख्य ड्राफ्टमैन व अंत में मुख्य अभियंता बन गए। टेलर जीवन पर्यंत मशीनों, समय बचाने वाले यंत्रों व तकनीकी खोज, गति एवं समय अध्ययन, वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकों को सुधारने आदि पर शोध करने में व्यस्त रहे। टेलर के जीवन का सार है, श्रम करने एवं कर्तव्य पालन में ही जीवन का आनंद है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के विकास में योगदान को उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की सहायता से जाना जा सकता है, जो हैं ए पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के अनुसार प्रबंधन सच्चा विज्ञान है जो सुनिश्चित विधियों, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है, जो सार्वभौमिक रूप से सभी प्रकार के संगठनों पर समान रूप से लागू होता है। टेलर के शब्दों में यह सिद्धांत समस्त सामाजिक क्रियाओं पर समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध औद्योगिक संगठन की उत्पादन प्रक्रिया और प्रबंधकों के कार्यों में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से संबंधित है। यह संगठन के निम्न स्तर से संबंधित है तथा श्रमिक और कार्य की प्रकृति के प्रत्यक्ष संबंध का अध्ययन करता है। मिडवेल स्टील कंपनी में काम करते समय टेलर का सामना औद्योगिक संगठनों की अनेक समस्याओं से हुआ। इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। औद्योगिक संगठनों में ऐसे ही प्रयोग के दौरान टेलर का सामना सोल्डरिंग संकल्पना से हुआ। सोल्डरिंग श्रमिकों की उत्पादन को सीमित रखने की प्रवृत्ति का नाम है। टेलर ने इसके 2 प्रकार, प्राकृतिक सोल्डरिंग और व्यवस्थित सोल्डरिंग बताए। प्राकृतिक सोल्डरिंग श्रमिकों की व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे धीरे कार्य करना, आलसीपन, कम मेहनत करना आदि आदतों से संबंधित है। व्यवस्थित सोल्डरिंग विभिन्न सांगठनिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर है, जैसे श्रमिकों का हमेशा यह प्रयास रहता है कि कार्य निरीक्षक की उत्पादन की आशा हमेशा कम ही बनी रहे, ताकि वे जान ना पाएं कि श्रमिक अधिक उत्पादन करने में सक्षम है। इसके साथ साथ टेलर ने औद्योगिक संगठनों में प्रबंधन की अन्य कमियों का भी पता लगाया, जैसे प्रबंधकों को अपनी और श्रमिकों की जिम्मेवारियां स्पष्ट पता नहीं है। श्रमिक अपनी इच्छा से प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, प्रबंधक अवैज्ञानिक निर्णय लेते हैं तथा श्रमिकों की योग्यताओं का ध्यान न रखते हुए नियुक्ति दी जाती है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन का मूल तत्व इसी में है कि प्रबंधन की इन कमियों का वैज्ञानिक विधियों से अंत कर संगठनों की उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की जाए। टेलर का मानना था कि प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। अधिकतम लाभ अधिक उत्पादन होने से ही प्राप्त किया जा सकता है। टेलर के अनुसार अधिक उत्पादन होने से मजदूरों को अधिक वेतन, मालिकों को अधिक लाभ और उपभोक्ताओं को कम कीमत के रूप में लाभ की प्राप्ति होगी। अतः टेलर ने अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए मालिक और मजदूरों के घनिष्ठ सहयोग की सहायता से उत्पादन कार्यों में वैज्ञानिकता लाने वाले सिद्धांतों का
निर्माण किया। टेलर की मान्यताएं। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की 3 मान्यताएं बताई हैं। नंबर 1, संगठन की समस्याओं के विश्लेषण में वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग उच्च औद्योगिक क्षमता प्राप्त करने में सहायक होगा। नंबर 2, कार्य श्रमिक से अधिक महत्वपूर्ण है। एक अच्छा श्रमिक वह है जो आदेश को स्वीकार कर प्रबंध के मानदंडों के अनुसार कार्य करता है। नंबर 3, प्रत्येक श्रमिक एक विवेकशील और आर्थिक व्यक्ति है जो सदैव अपनी आय बढ़ाने में रुचि रखता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। टेलर के अनुसार अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत प्रबंध और श्रमिकों के घनिष्ठ सहयोग और विश्वास पर निर्भर हैं। टेलर के 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। कार्य के सही विज्ञान का विकास। दूसरा, मजदूरों का वैज्ञानिक पद्धति से चयन व विकास। तीसरा, विकसित कार्य का विज्ञान व चयनित प्रशिक्षित मजदूर। नंबर 4, प्रबंध और कामगारों के बीच कार्य व उत्तरदायित्व का विभाजन। तो जो पहला सिद्धांत दिया है टेलर ने, कार्य के सही विज्ञान का विकास। टेलर के अनुसार श्रमिकों के कार्य की पूर्णतः वैज्ञानिक जांच पड़ताल और विश्लेषण कर उनके प्रत्येक कार्य को करने का सबसे बढ़िया तरीका खोजा जा सकता है। इसके लिए कार्य करने के विभिन्न तरीकों और परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस प्रकार वैज्ञानिक विधि से खोजे गए कार्य के विज्ञान का प्रयोग करने से श्रमिक के समय व श्रम की बचत होगी तथा अनावश्यक गलतियों से बचा जा सकेगा। दूसरा सिद्धांत, मजदूरों का वैज्ञानिक विधि से चयन व उनका विकास। टेलर का मानना था कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता नहीं होती, अतः कार्य के अनुसार ही योग्य श्रमिक का चयन किया जाना चाहिए। टेलर ने शारीरिक और बौद्धिक गुणों वाले श्रमिकों के वैज्ञानिक पद्धति से चयन की आवश्यकता पर बल दिया। चयन का आधार श्रमिक की तत्कालीन योग्यता और भविष्य में उसकी सीख सकने की क्षमता होना चाहिए। इसके लिए टेलर ने श्रमिक की रुचि, स्वभाव और क्षमता की जांच और भविष्य में इसके विकास और सीमाओं का पता लगाने की आवश्यकता बतलाई। टेलर का मत था कि हर श्रमिक में विकास करने की क्षमता होती है। अगर उसे विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। टेलर ने अनुभव किया कि प्रबंध की यह जिम्मेदारी है कि श्रमिक को उसके विकास के अवसर प्रदान करें जिससे वह अपनी स्वाभाविक क्षमताओं से कार्य कर सके। तीसरा सिद्धांत, विकसित कार्य का विज्ञान व चयनित प्रशिक्षित मजदूर। टेलर ने अनुभव किया कि कार्य के विज्ञान को विकसित करने श्रमिकों को उसमें प्रशिक्षित करने के बाद भी श्रमिकों को कार्य की पुरानी पद्धति की ओर लौट जाने से रोकने के लिए नित्य प्रेरणा देने की आवश्यकता है। टेलर ने इसके लिए मजदूरों को निरंतर प्रेरणा देते रहने वाले व्यक्ति की आवश्यकता बतलाई है। टेलर का मानना था कि मजदूर हमेशा प्रबंधन की सहायता के लिए तत्पर होते हैं, प्रबंधन ही उनका सहयोग नहीं करता है। टेलर के अनुसार श्रमिकों व प्रबंधन का सहयोग मानसिक क्रांति उत्पन्न करना है। चौथा सिद्धांत, प्रबंध एवं कामगारों के बीच कार्य तथा उत्तरदायित्व का विभाजन। टेलर ने मजदूरों व प्रबंध दोनों को कार्य के उत्तरदायित्व के लिए समान रूप से जिम्मेवार माना है। यह कार्य एवं उत्तरदायित्व का समान विभाजन दोनों के बीच सहमति व आपसी निर्भरता उत्पन्न करता है। इससे उनके बीच अंतरंगता व सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, जिससे मतभेदों व हड़तालों की समाप्ति होती है। टेलर के अनुसार ये चारों सिद्धांत साथ साथ उपयोग में लाए जाने चाहिए। इनमें से किसी भी एक सिद्धांत को अलग करके वैज्ञानिक प्रबंध नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक प्रबंध उपर्युक्त सभी का मिश्रित रूप है। इन सिद्धांतों के दर्शन को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। पहला, विज्ञान ना कि काम चलाऊ तरीका। दूसरा, मेल मिलाप ना कि मनमुटाव। तीसरा, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। चौथा, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए। पांचवा, कार्यकुशलता एवं समृद्धि दोनों का विकास होना चाहिए। मानसिक क्रांति। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिकों व प्रबंधकों को उनके कर्तव्यों, कार्यों, प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण उन्हें बताता है कि उनके हित एक दूसरे के विपरीत नहीं और दोनों की समृद्धि आपसी सहयोग से ही संभव है।
टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के कारण दोनों पक्षों के स्वभाव में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है तथा दोनों पक्ष लाभ के विभाजन को महत्वपूर्ण न मानकर अपना ध्यान इस लाभ की मात्रा को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। दोनों पक्ष लाभ को इतना अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि लाभ का विभाजन किस प्रकार हो, इस पर झगड़ना ही अनावश्यक हो जाए। दोनों पक्षों द्वारा झगड़ना बंद कर एक साथ मिलकर कार्य करने से उनके संयुक्त प्रयासों से लाभ इतना अधिक हो जाएगा कि मजदूरों के वेतन और मालिकों के लाभ में भारी बढ़ोतरी संभव होगी। टेलर के अनुसार यही मानसिक क्रांति है जब दोनों पक्षों की मानसिक स्थितियों में पूर्ण परिवर्तन हो जाए, लड़ाई झगड़ों की जगह प्रेमपूर्ण व्यवहार हो, दोनों पक्ष अलग अलग की बजाय एक ही दिशा में आगे बढ़ें और एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करें। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध इसी दिशा में कार्य करना चाहता है। वैज्ञानिक प्रबंधन की टेलर की अन्य तकनीकें। वैज्ञानिक प्रबंध के दर्शन एवं सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देने के लिए टेलर ने कुछ तकनीकियों का एवं क्रियाविधियों का अपने अनुभव एवं शोध के माध्यम से पता लगाया। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। कार्यात्मक फोरमैनशिप। टेलर ने कार्यकारी फोरमैनशिप की एक नई योजना प्रस्तुत की। यह कार्य विभाजन व विशिष्टीकरण पर आधारित है। टेलर ने कहा कि श्रमिक के एक ही निरीक्षक के अधीन कार्य करने से उत्पादन कम होता है, अतः श्रमिकों को 8 निरीक्षकों के निरीक्षण में कार्य करना चाहिए। इन 8 में से प्रथम 4 योजना बनाने वाले निरीक्षक हैं और अंतिम 4 कार्य के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने वाले। इन 8 निरीक्षकों के कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। कार्यक्रम लिपिक श्रमिकों के रोज किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाता है। समय एवं लागत लिपिक यह श्रमिकों के कार्य में लगने वाले समय व लागत का हिसाब रखते हुए योजना बनाता है। निर्देश कार्ड लिपिक यह लिपिक श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए विस्तृत निर्देश कार्ड तैयार करता है। अनुशासक यह अधिकारी कार्य स्थान पर अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। दल नायक यह श्रमिकों से निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करवाता है, उन्हें सहायता व सलाह प्रदान करता है तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करता है। गति नायक यह निरीक्षण करता है कि श्रमिक की कार्य करने की गति कार्य की निर्धारित योजना के अनुसार ही है। मरम्मत नायक यह मशीनों की देखभाल करता है, उनके सुचारू रूप से चलते रहने की व्यवस्था करता है। निरीक्षक यह उत्पादन कार्यों व उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करता है। अतः टेलर ने एक अच्छे फोरमैन के 9 गुण बताए हैं जो इस प्रकार हैं। शिक्षा, विशेष तकनीकी ज्ञान, हस्तकुशल व ताकत, व्यवहार कुशल, ऊर्जावान, धैर्यवान, ईमानदारी, विवेकशील व अच्छा स्वास्थ्य। कार्यात्मक फोरमैन के साथ बाद में अगली तकनीक है समय एवं गति अध्ययन। टेलर ने अपनी गति व समय अध्ययन तकनीक के माध्यम से कार्य करने की सर्वोत्तम विधि को खोजने पर जोर दिया। टेलर ने कार्य करने के यथासंभव सभी तरीकों, विशिष्ट पदार्थों और प्रविधियों के प्रयोग, मशीनों और औजारों के प्रयोग आदि का अध्ययन कर सर्वश्रेष्ठ कार्य विधि को खोजने पर जोर दिया। टेलर ने गति अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक विधि के प्रयोग से तीव्रतम गति से कार्य करने की विधि को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने समय अध्ययन के माध्यम से श्रमिकों द्वारा रोजाना किए जाने वाले औसत कार्यों की योजना बनाने का प्रयास किया। टेलर ने अपने गति अध्ययन में स्टॉप घड़ी का प्रयोग किया था। विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली। टेलर ने अपनी पीस रेट योजना में श्रमिकों की मजदूरी की दर को निर्धारित करने के सिद्धांत की चर्चा की है। टेलर ने इसमें 3 बातें बताई हैं। समय अध्ययन के द्वारा काम का विश्लेषण कर निश्चित मानक तय करने चाहिए। इन मानकों के आधार पर कार्य की दर निश्चित करनी चाहिए। दूसरा, श्रमिकों की कार्य कुशलता में अंतर के आधार पर विभेदात्मक मजदूरी की दर व्यवस्था का निर्धारण करना चाहिए। तीसरा, मजदूरी का भुगतान श्रमिक को करना चाहिए, ना कि पदों को। अगली तकनीक है अपवाद का सिद्धांत। यह टेलर की प्रबंधकों का समय बचाने की तकनीक है। टेलर के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी कार्यों इसे दोबारा सुने।
टेलर के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी कार्यों को करना चाहिए। केवल जटिल व कठिन अपवादजनक कार्यों को, जिन पर निर्णय करना कठिन हो, प्रबंधकों के विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। इससे प्रबंधक अपवादजनक कार्यों पर ही अपना विशेष ध्यान देगा। रोजाना के साधारण किस्म के कार्यों पर प्रबंधक का समय नष्ट नहीं होगा। अन्य तकनीकें। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की अन्य तकनीकें इस प्रकार हैं। उपकरणों, औजारों, साधनों व हर वर्ग के श्रमिकों की गतिविधियों का मानकीकरण करना, योजना कक्ष की स्थापना करना, समय बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करना जैसे स्लाइड रूल, श्रमिकों के लिए निर्देश पत्र बनाना, प्रबंध में कार्य के नवीन विचारों, उनके सफलतापूर्वक पूरा करने पर बहुत सा बोनस देना। उत्पादन और उत्पादन प्रक्रियाओं में सहायक उपकरणों के वर्गीकरण के लिए स्मृति प्रणालियां। तो ये टेलर द्वारा दी गई तकनीकें थीं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हेनरी फ्योल, जो प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा के थे, और टेलर जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के हैं। अब इन दोनों में प्रशासनिक विचारकों द्वारा तुलना की गई है। तो इस बारे में लिखा है कि टेलर और फ्योल दोनों के कार्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाना आवश्यक है। टेलर और फ्योल दोनों समकालीन थे, यानी इनका जो समय था, जो इन्होंने अपनी पद्धतियों पर जो कार्य किया, वो लगभग उस दशक वर्ष में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों ने प्रबंधन के सिद्धांतों को विकसित करने का कार्य किया। दोनों विचारकों के सिद्धांतों में कुछ अंतर है। यह अंतर दोनों विचारकों को एक दूसरे का पूरक बनाते हैं। यह माना जाता है कि संगठन के सिद्धांतों के अध्ययनकर्ताओं का अध्ययन टेलर और फ्योल दोनों के समन्वित अध्ययन से ही पूर्ण हो सकता है। टेलर और फ्योल के कार्यों में प्रमुख अंतर निम्न है। फ्योल ने शीर्ष प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों को खोज निकालने पर ध्यान केंद्रित किया। टेलर ने कारखाना प्रबंधन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। टेलर ने उत्पादन के तकनीकी पहलुओं पर जोर दिया, जबकि फ्योल ने प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों पर जोर दिया। टेलर ने तकनीकी योग्यता को महत्वपूर्ण माना, जबकि फ्योल ने प्रबंधन की योग्यता को महत्वपूर्ण माना। टेलर ने अपने अध्ययनों को नीचे से यानी श्रमिक पद से आरंभ कर ऊपर की ओर ले गए, जबकि फ्योल ने अध्ययन ऊपर शीर्ष प्रबंधन से आरंभ कर नीचे की ओर लाए। टेलर ने श्रमिकों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के प्रयास किए, तो फ्योल ने प्रबंधकीय कार्य क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि टेलर और फ्योल के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। टेलर की आलोचना। टेलर की आलोचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जाता है: व्यवसायिक एवं मजदूर संघ द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, मानवतावादी एवं व्यवहारवादियों द्वारा। व्यवसायिक संघों और मजदूर संगठनों ने टेलरवाद को मजदूर संगठनों को बर्बाद कर देने वाला, मजदूर संगठनों की सामूहिक सौदेबाजी के लिए खतरा, बेरोजगारी बढ़ाने वाला तथा मशीनीकरण पर जोर देने वाला बताया। प्रबंधकों ने टेलरवाद में प्रबंधकों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण व उनके लिए उच्च शिक्षा की अनिवार्यता का विरोध किया। टेलरवाद की ओलिवर सेल्डन, मैरी पार्कर फॉलेट, एल्टन मेयो, पीटर ड्रकर जैसे व्यवहारवादियों ने आलोचना की है। इन्होंने टेलरवाद को अमानवीय बताया। टेलरवाद में कार्य विभाजन और विशेषीकरण की आलोचना की है। इन्होंने कहा है कि टेलरवाद श्रमिक की बुद्धिमत्ता व स्वतंत्रता को नष्ट करता है तथा उन्हें मशीन का एक पुर्जा बनाकर रख देता है। टेलर का मूल्यांकन। अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद टेलर ने प्रबंध के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अच्छे कार्य निष्पादन तथा औद्योगिक प्रबंध के अध्ययन में तकनीकों का प्रयोग करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन ने समय के साथ एक आंदोलन का रूप ले लिया। इसे औद्योगिक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक उपाय के रूप में देखा गया। सबसे पहले अमेरिका में
परंपरागत प्रबंध को किनारे कर वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाया गया। इसके बाद तो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और संपूर्ण यूरोप में फैल गई। वैज्ञानिक प्रबंधन साम्यवादी देश सोवियत संघ में भी व्यापक स्तर पर एक आंदोलन के रूप में अपनाया गया, जिसे स्टर्बानोवाइट आंदोलन कहा गया या स्टेखनोवाद कहा गया। टेलर के सिद्धांत कार्य करने के नए तरीकों को खोजने, कार्य को आसान बनाने, कम समय में अधिक कार्य करने के तरीके खोजने, इन नए तरीकों के माध्यम से समाज में समन्वय व एकता की भावना को स्थापित करने, समाज के संघर्षों को दूर करने आदि के हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। टेलर संघर्ष के स्थान पर मैत्री का सुझाव देते हैं, व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग पर बल देते हैं, कम उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन पर जोर देते हैं, कमाई को बांटने के लिए लड़ाई के स्थान पर कमाई को इतना अधिक बढ़ाने पर जोर देते हैं कि लड़ाई क्या होती है यही भूल जाएं। टेलर के इन विचारों को अगर व्यापक रूप से अपनाया जाए तो इससे हम अपने राष्ट्र को विश्व में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर पाएंगे। इसी में टेलर के अध्ययन की सार्थकता निहित है। धन्यवाद।